everyone, I am Shivani and welcome to my channel. Today we are moving ahead with part 4 of our ecology unit, and in this session we will explore the diversity of life through special type of organism, understand the significance of biodiversity. We also take a deep dive into the National Park, Biosphere Reserve and Wildlife Sanctuary. Essential topic for anyone passionate about the environment or preparing for competitive exam. Stay tuned and let's get started. Some special type of organism. First हम डिस्कस करते हैं एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज, द स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज. ऐसे स्पीसीज जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल संघाई डियर, जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है, ये हमें देखने को मिलता है लोकटक लेक में. लोकटक लेक जो जिसे कैबुल लेम्जो नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि मणिपुर में है, और लोकटक लेक जो है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड. सेकेंड बात करते हैं कंगारू रेड, जो ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज हंगुल कश्मीरी स्टैग, जिसे डचिंगम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है. निपेंथिस कैशियाना, जो काशी हिल ऑफ मेघालय में मिलता है. लाइन टेल्ड मकाओ, जो वेस्टर्न घाट में मिलता है. ग्रेट इंडियन बस्टर, जो राजस्थान एंड गुजरात में मिलता है. सो ये स्पेसिफिक होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में ही, इन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं एक्सोटिक स्पीसीज. एक्सोटिक स्पीसीज को एलियन स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज या इंडिजिनियस स्पीसीज कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि ऐसे स्पीसीज जो इंडिया में नहीं प्रेजेंट है, किसी बाहर की कंट्री से इंडिया में आए हों, उन्हें कहा जाता है एक्सोटिक या एलियन स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम. पार्थेनियम को कांग्रेस ग्रास कहा जाता है, कैरेट ग्रास कहा जाता है. ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी पॉलन ग्रेन से एलर्जी कॉज होती है, हे फीवर. नेक्स्ट इज लेंटाना कैमारा, प्रिकली पियर कैक्टस, एकोर्निया क्रेस्पिस. एकोर्निया क्रेस्पिस को वाटर हाइकैंथ कहा जाता है, ब्लू डेविल कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है. नेक्स्ट इज अफ्रीकन कैटफिश. तो ये सभी जो हैं एक्सोटिक स्पीसीज हैं या एलियन स्पीसीज हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज इंडिकेटर स्पीसीज. इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब होता है डिफाइंस एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल लाइकन. तो लाइकन इंडिकेटर होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन के. मतलब अगर किसी एरिया में लाइकन प्रेजेंट नहीं है, इट इंडिकेट दैट कि वहां पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है. नेक्स्ट इज जेफिनिया, जिसे वाटर फ्ली कहा जाता है. ये इंडिकेटर होता है बीओडी का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. मॉसिस इंडिकेटर होते हैं एसिडिक सॉइल के लिए. कैनरी बर्ड जो होता है वो इंडिकेटर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एयर में लेवल ज़्यादा होता है तो इससे कैनरी बर्ड जो है वो मर जाते हैं. इसका यूज़ किया जाता है जो कोल माइंस होते हैं उसमें अगर जाना हो या टनल में जाना हो तो यहाँ पे कैनरी बर्ड को भी साथ में लेकर जाया जाता था, और वहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है तो ये कैनरी बर्ड मर जाते थे, जिससे इंडिकेट होता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एयर में ज़्यादा है. नेक्स्ट इज स्टोन फ्लाइज, जो इंडिकेटर होते हैं हाई ऑक्सीजन इन एयर के. नेक्स्ट इज टीबीफ्लिक्स, जो वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, एनलीडा से ये बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट इज ई कोलाई, ये भी वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करती है. नेक्स्ट टर्म दैट इज सेप्रोफिटिक प्लांट. सेप्रोफिटिक प्लांट वो तरह के प्लांट होते हैं, दोज प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड लेते हैं प्लांट, उन्हें कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मोनोट्रैपा, जो इंडियन पाइप प्लांट इसे कहा जाता है. नियोटिया, बर्ड नेस्ट प्लांट इसे कहा जाता है. ऑर्चिड ये स्पीसीज है. गैलियोला अ स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड है. डिपोडियम ये भी ऑर्चिड की स्पीसीज है. हाइकेंथ ऑर्किड की ये स्पीसीज है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. ट्रैप करते हैं ये लीफ में इंसेक्ट्स को. दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये ग्रो करते हैं, और ये प्लांट फीड अपॉन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं. क्योंकि इन प्लांट्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड में पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन को फुलफिल करने में हेल्प करता है. दिस डाइजेस्टिव ग्लैंड रेफर्ड एज स्पेशलाइज्ड प्लांट टिश्यू, जो कि फंक्शन करते हैं जैसे कि एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, वो भी रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, उसी तरह से ये भी डाइजेशन में रोल प्ले करता है.
ये प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ की तरह भी बिहेव करते हैं, मतलब कि अगर इंसेक्ट्स इन्हें नहीं मिलता है तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या सनलाइट अपना खाना जो है वो बनाते हैं। एज वेल एज हिट्रोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ की तरह भी ये काम करते हैं जब इन्हें इंसेक्ट्स मिल जाता है। तो ये प्रोड्यूसर की तरह बिहेव भी करते हैं एज वेल एज कंज्यूमर की तरह भी बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम अगर ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो ट्रॉपिक लेवल 1 पे प्रोड्यूसर आते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर या प्राइमरी हर्बीवोर आते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो ग्रासेस जो हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं या ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं ये प्रोड्यूसर। सेकंड में आते हैं इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो ग्रासेस को खाते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। तो अगर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव भी कर रहा है और ये प्राइमरी कार्निवोर भी है क्योंकि ये इंसेक्ट्स को भी खा रहा है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं। एज वेल एज ये प्रोड्यूसर की तरह बिहेव कर रहे हैं और प्राइमरी कार्निवोर की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निपेंथिस की बात करें, इस तरह से हमारे पास निपेंथिस प्लांट होता है, इस तरह से इसे हम पेटियोल कहते हैं, ये लीफ का लेमिला है एंड दिस इज द अपेक्स। तो इन निपेंथिस प्लांट में ये जो टेंड्रिल की मॉडिफिकेशन होती है या टेंड्रिल का जो बनना होता है ये पेटियोल की मॉडिफिकेशन से टेंड्रिल बनता है और इस लीफ लेमिला की मॉडिफिकेशन से ये पीचर की तरह दिखने लगता है एंड जो लीफ अपेक्स होती है वो मॉडिफाइड होता है इनटू लीड और इस तरह से ये निपेंथिस प्लांट हमें देखने को मिलता है। इंसेक्ट्स जैसे ही इस पे यहाँ टच करता है या आता है तो ये लीड बंद हो जाता है और इंसेक्ट्स अंदर ट्रैप हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं निपेंथिस को इंसेक्टिवोरस प्लांट का ये एग्जाम्पल है। और इसकी जो शेप होती है वो पीचर की तरह, घड़े की तरह होती है। तो निपेंथिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीचर प्लांट। अदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट के डोर्सेरा जिसे सनड्यू कहा जाता है, यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लैडरवॉर्ट कहा जाता है, पिंगलिकुला जिसे बटरवॉर्ट कहा जाता है, डायोनिया जिसे वेनस फ्लाईट्रैप कहा जाता है, गैनलिसिया जिसे कॉर्क स्क्रू प्लांट कहा जाता है, सेरेसिनिया जिसे ट्रम्फेट पीचर कहा जाता है या डेविल्स बूट इसे कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में ये देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम बात करें डिस्केडिया, इसे भी पीचर प्लांट कहा जाता है, लेकिन ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है, बल्कि ये तो एपिफिटिक है, मतलब कि स्पेस या शेल्टर के लिए ये किसी और प्लांट पे ग्रो करता है, लेकिन इसे भी इसकी जो शेप होती है वो पीचर की तरह होती है, इसलिए इसे भी पीचर प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन रिलेटेड स्पीसीज। फर्स्ट इज द अम्ब्रेला स्पीसीज। जो अम्ब्रेला स्पीसीज होती है ये यूज की जाती है एज द कंजर्वेशन ऑफ रिलेटेड डिसीजंस, मतलब कि अगर हम इस अम्ब्रेला स्पीसीज को बचा लेते हैं या प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट से प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज इनडायरेक्टली ही प्रोटेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं या टाइगर के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया है प्रोटेक्शन फॉर टाइगर स्पीसीज के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ टाइगर से रिलेटेड जो अदर स्पीसीज होती हैं वो भी उसको अगर हम प्रोटेक्ट करें तो उसके साथ साथ और स्पीसीज भी जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं। तो ये एक अम्ब्रेला की तरह बिहेव करता है, अगर हम एक को बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ और स्पीसीज भी जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं, उसे कहा जाता है अम्ब्रेला स्पीसीज। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज फ्लैगशिप स्पीसीज, selected as icon या ambassador to define any environment cause, which means species that help raise awareness या support for the conservation of particular area और environment के लिए। फ्लैगशिप स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो किसी खास क्षेत्र या पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता और समर्थन जुटाने के लिए मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बंगाल टाइगर है वो पॉपुलरली फ्लैगशिप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया और बांग्लादेश। जियांट पांडा जिसके लिए WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो पैसा देता है कंजर्व करने के लिए। इबेरियन लाइनेक्स जो है एक बिल्ली है जो स्पेन की इंडेंजर्ड कैट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं टर्म बायोडाइवर्सिटी इज क्वाइंड बाय रोजन। टर्म बायोडाइवर्सिटी जो पॉपुलराइज्ड की है दैट इज एडवर्ड विल्सन ने की है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में इन्होंने बताया था, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एस्टिमेट द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो ग्लोबली प्रेजेंट है, जिसमें से 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है वो फॉर्मली डिस्क्राइब्ड की गई हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक स्पीसीज पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। सिंपली अगर हम बात करें तो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म को ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। जितने भी अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनमें भी हमें वेरिएशन जो देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
इन इंडिया 5000 स्ट्रेन या स्पीसीज देखने को मिलती है। राइस की इतनी ज़्यादा वेराइटी देखने को मिलती है। ये 1000 स्ट्रेन ऑफ मैंगो देखने को मिलती है। तो दीज आर द बायोडाइवर्सिटी, इसे ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल जो हैं बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप या 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। फर्स्ट लेवल इज द जेनेटिक लेवल, सेकेंड इज द स्पीसीज लेवल एंड थर्ड इज द इकोसिस्टम लेवल। फर्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की। वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ सिंगल स्पीसीज। एक सिंगल स्पीसीज भी जो है उसमें भी हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें रोल्फिया वॉल्मेटेरिया जो हिमालयन रीजन में प्रेजेंट होता है और इसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज रिजरपाइन, और ये रिजरपाइन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। मतलब हिमालयन के भी अलग अलग रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो अलग अलग रीजन में अगर हम इसके सब्सटेंस की बात करें जो इसमें रिजरपाइन इसमें प्रेजेंट होता है, उसकी अमाउंट और जो पोटेंशियल वो वेरी करती है ड्यू टू डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। तो अलग अलग रीजन में उसकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसकी अमाउंट और पोटेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी अगर स्पीसीज लेवल पे हो उसे कहा जाता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट। तो अगर स्पीसीज के लेवल पे ही डाइवर्सिटी देखने को मिले तो उसे कहा जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज देखने को मिलती है कंपेरेटिवली ईस्टर्न घाट। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। अगर इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी हो उसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड, ओशन, वेटलैंड है, कोरल रीफ, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट है। इन सभी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्वे की, वहाँ पे लेस वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स जोग्राफी इंडिया में हमें ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है, और नॉर्वे जो है वो टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट होता है, ये एक्सपीरियंस करता है लेस वेरिएशन इन इकोसिस्टम टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ग्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर डिफाइंड बाय, इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हर्डिंग विटेकर ने इसे दिया था। इट इज़ द 3 लेवल क्लासिफिकेशन फॉर मेजरिंग द बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी एंड गामा बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, डाइवर्सिटी विद इन वन कम्युनिटी हो, इट एक्सप्रेस बाय नंबर ऑफ स्पीसीज या स्पीसीज रिचनेस से इसे डिफाइन किया जाता है। विद इन वन इकोसिस्टम ये होती है। बीटा बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी बिटवीन द 2 कम्युनिटीज या कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम हम करते हैं, मेजर एज अमाउंट ऑफ स्पीसीज चेंज बिटवीन द इकोसिस्टम बिटवीन 2 इकोसिस्टम। थर्ड हम बात करते हैं गामा डाइवर्सिटी, ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, दैट इज मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन ए लार्ज रीजन या ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन ए लार्ज रीजन अगर हमें देखने को मिले उसे कहा जाता है गामा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो मेन ग्रेडियंट्स हैं दैट इज फर्स्ट इज एल्टीट्यूड, सेकेंड इज लैटिट्यूड एंड थर्ड इज टेम्परेचर। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, इस तरह से हमारे पास ये एक माउंटेन है, पहाड़ है, तो अगर हम उसके बेस की बात करें तो बेस में जो एल्टीट्यूड है, प्लेन पे एल्टीट्यूड जो है वो लो एल्टीट्यूड प्रेजेंट होता है, और हिल पे जो एल्टीट्यूड होता है वो हाई एल्टीट्यूड होता है। तो इसकी अपेक्स में हमें जो है वो हाई एल्टीट्यूड देखने को मिलता है। बेस की बात करें तो बेस जो है वो लो एल्टीट्यूड है, और लो एल्टीट्यूड में बेस में बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है, और अपेक्स में क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करती है, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेगी। सेकेंड हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक ग्लोब है और यहाँ पर इक्वेटर है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो इक्वेटर प्रेजेंट है, 20 डिग्री, देन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसी तरह से दोनों तरफ हमें ये सेम देखने को मिलता है लैटिट्यूड। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एट 23 डिग्री से लेकर 40 डिग्री में हमें देखने को मिलते हैं दैट इज़ द सब ट्रॉपिकल रीजन। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है टेम्परेट रीजन, और आर्कटिक रीजन जो है या अल्पाइन रीजन जो है वो 60 के बाद हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ पोल की तरफ होता है आर्कटिक रीजन एंड अल्पाइन रीजन, और साउथ पोल की अगर हम बात करें तो उस तरफ हमें देखने को मिलता है अंटार्कटिक रीजन।
अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है। जैसे ही हम टुवर्ड्स पोल जाते हैं तो पोल की तरफ जो है वो टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ करता है, और इसी तरह दोनों तरफ हमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज, दोनों पोल पे जो है टेम्परेचर कम होता है। और हमने एक ऑलरेडी डिस्कस किया है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमें इक्वेटर पे देखने को मिलता है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, इक्वेटर पे ही मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे ही हम टुवर्ड्स पोल जाते हैं तो टेम्परेचर जो है मिनिमम होता है, तो बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पे हमें कैसे देखने को मिलेगी, मिनिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो हम याद रखेंगे कि इक्वेटर पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, देन इसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, और उसके बाद आता है टेम्परेट रीजन, एंड देन इसके बाद आता है आर्कटिक रीजन आता है नॉर्थ पोल की तरफ, एंड अंटार्कटिक रीजन आता है साउथ पोल की तरफ। ये हमें आगे भी डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, टुवर्ड्स पोल जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इस तरह से हमने डिस्कस किया फ्रॉम ट्रॉपिक्स। अगर जो हम कंक्लूड करें, साउथ पोल जो है उसमें अंटार्कटिक रीजन प्रेजेंट होता है और वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ कम होगी। नॉर्थ पोल की बात करें तो वहाँ आर्कटिक रीजन होता है, टेम्परेचर जो है वहाँ पे भी कम होता है और बायोडाइवर्सिटी फिर वहाँ पे भी कम होगी। लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर रीजन से ज़्यादा स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। अगर हम इस रीजन की बात करें, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ मोर स्पीसीज देखने को मिलती हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस डायग्राम को फिर से देखें, इसी डायग्राम को अगर हम देखें, इक्वेटर इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ प्रेजेंट है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो रीजन होता है, ये रीजन इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर सब ट्रॉपिकल तक हमें ये देखने को मिलता है। तो इस रीजन में हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है या मोर स्पीसीज देखने को मिलती है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा है, इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो इस रीजन पे हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इस रीजन में प्रेजेंट है। कंपेरेटिवली टेम्परेट से अगर हम इसका कंपेयर करें तो टेम्परेट रीजन पे टेम्परेचर जो है वो इससे कम है, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है इस रीजन से कम, टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो इस रीजन से कम हमें देखने को मिलती है। सेकेंड हम बात करते हैं कोलंबिया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लैटिट्यूड 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर रीजन से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो हमें इस रीजन पे देखने को मिलती है। सेकेंड एग्जाम्पल है कोलंबिया, जो है वो इक्वेटर के पास है और वहाँ हमें बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलती है। 1400 स्पीसीज जो है वो बर्ड की प्रेजेंट होती है कोलंबिया में। न्यूयॉर्क की बात करें जो 41 डिग्री नॉर्थ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ हमें देखने को मिलती हैं बर्ड्स की 105 स्पीसीज। थर्ड हम बात करते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड प्रेजेंट होता है 71 डिग्री नॉर्थ पे और वहाँ हमें देखने को मिलती है 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो ये एग्जाम्पल जो हैं हमें लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं दैट इज इक्वेडर फॉरेस्ट, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में अगर प्रेजेंट है तो इसमें 10 टाइम मोर स्पीसीज होंगी ऑफ वेस्कुलर प्लांट की देन द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। तो मिड वेस्ट ऑफ यूएसए प्रेजेंट होता है टेम्परेट रीजन में, तो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा स्पीसीज होंगी और टेम्परेट रीजन में उससे कम होगी, और इनमें जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स है। तो 10 टाइम्स मोर स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट इज प्रेजेंट इन इक्वेडर फॉरेस्ट देन द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। अभी तक जो हमने डिस्कस किया अगर हम उसे कंक्लूड करें तो लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड जब हम मूव करते हैं तो हमने डिस्कस किया है ये हमारे पास माउंटेन है। लो एल्टीट्यूड हमें देखने को मिलता है प्लेन में और हाई एल्टीट्यूड देखने को मिलता है हमें अपेक्स में। तो प्लेन में जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है और जैसे हम टॉप में पहुंचते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज कर जाती है। तो लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज करती है और टेम्परेचर भी है डिक्रीज करता है। दूसरा हमने रीजन लैटिट्यूड में अगर हम डिस्कस करें तो लो लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर पे होता है एंड हाई लैटिट्यूड जो है वो हमें
पोलर रीजन पे देखने को मिलता है। तो लो एल्टीट्यूड टू जब हाई एल्टीट्यूड हम मूव कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी उसमें भी डिक्रीज करती है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे भी डिक्रीज करता है। थर्ड रीज़न अगर हम टेम्परेचर से डिस्कस करें तो लो टेम्परेचर अगर होगा, लो टेम्परेचर से हम हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि अगर हम ग्लोब की बात करें तो लो टेम्परेचर जो है वो हमें पोल पे देखने को मिलता है, और पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, हाई टेम्परेचर की तरफ आ रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, उससे हमने कंक्लूड किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इंडिया इज द वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में टोटल जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी हैं, और उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में इंडिया जो है वो प्रेजेंट होती है। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वर्ल्ड का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का लैंड जो है इंडिया का, दैट इज 2.4। बायोडाइवर्सिटी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड की या ग्लोबल स्पीसीज की 8.1% जो है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया में 11% टोटल फ्लोरा ऑफ वर्ल्ड है। पूरे दुनिया का 11% इंडिया का फ्लोरा है, एंड 6.5% टोटल फौना है पूरे वर्ल्ड का इंडिया। एंड अगर हम बात करें 2.2% जो है वो थ्रेटन्ड स्पीसीज पूरे वर्ल्ड की इंडिया में प्रेजेंट है, एंड 18% जो है वो प्लांट्स आर एंडेमिक। एंडेमिक जो होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती हैं। तो इंडिया में 18% जो एंडेमिक स्पीसीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की इंडिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 350 स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैं, 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं, एंड 453 जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं, 45,000 जो हैं वो प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कारण है कि जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है। 4 मेजर कॉज जो हैं इसके लिए हैं, इसे इविल क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव स्पीसीज एंड को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये वन ऑफ द मेजर कॉज है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, लंग ऑफ प्लेनेट कहा जाता है। इनिशियली पहले ये 14% लैंड एरिया जो है अर्थ का इस अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो कवर करता था, लेकिन अब अगर हम बात करें अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है ओनली 6% ऑफ लैंड एरिया ऑफ अर्थ जो है वो कवर करता है। तो हैबिटेट लॉस की वजह भी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण है। सेकेंड हम बात करते हैं, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी, जैसे कि पैसेंजर पिजन है या स्टिलर सी काऊ है, इनको ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा है या इनको इतना ज़्यादा खाया जा रहा है कि इनकी जो स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म हो रही है। इसका कारण जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन या मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। थर्ड हम बात करते हैं एलियन स्पीसीज़ या इन्वेसिव स्पीसीज़। बाहर से जब स्पीसीज़ को लाया जाता है तो उनके साथ जो है वो इन्वेसिव स्पीसीज़ आ जाती हैं जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस करती हैं। फॉर एग्जांपल पार्थिनियम कैरेट ग्रास जिसे कहा जाता है, लेंटेना हो गया, एकॉर्निया हो गया, अफ्रीकन कैटफिश जिसे कैलेरिसिस कहा जाता है, ये भी कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। नेक्स्ट को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें, दो स्पीसीज जो है वो साथ में अगर रहती हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब कि बोथ द स्पीसीज जो हैं वो बेनिफिटेड होती हैं और एक साथ जो हैं वो दोनों रहते हैं। ये इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं तो को एक्सटिंक्ट, मतलब अगर एक इनमें से एक्सटिंक्ट हो रही है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म जहाँ होता है, या प्रे प्रीडेटर जो एसोसिएशन होती है, होस्ट पैरासाइट जो एसोसिएशन होती है, वो भी रिजल्ट है को एक्सटिंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, जो डोडो बर्ड है वो प्रेजेंट होता है डोडो ट्री पे ही ये रहता है, लेकिन अगर पहले जो है वो डोडो बर्ड की एक्सटिंक्शन हो जाती है, तो एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो बर्ड जो है वही कारण है डोडो ट्री की एक्सटिंक्शन का भी, क्योंकि जो डोडो ट्री है उसका जो फ्रूट होता है उसको खाता है डोडो बर्ड, और उसके जो सीड होते हैं वो पास होते हैं उसकी एलिमेंट्री कैनाल से, और डोडो बर्ड में एलिमेंट्री कैनाल में जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है उन सीड्स का, उसकी प्रोसेसिंग जो होती है, और फिकल मैटर्स के थ्रू जब वो बाहर निकलते हैं, आउटसाइड जब आते हैं, तो उससे फिर सीड जर्मिनेट करता है। लेकिन अगर ये डोडो बर्ड ही नहीं रहेगा तो इससे इसकी वजह से इसकी अगर एक्सटिंक्शन हो गई है तो सीड की प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फिर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा और डोडो ट्री की भी एक्सटिंक्शन हो जाती है।
डोडो बर्ड जो है मॉरिशस का बर्ड है और डोडो ट्री जो है साइबरजेलन ग्रैंडीफ्लोरन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन 3 तरह से होता है। नेचुरल, अगर कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसे हम नेचुरल एक्सटिंक्शन कहते हैं। सेकेंड इज द मास एक्सटिंक्शन एंड थर्ड इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल एक्सटिंक्शन की। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक फायर, फ्लड, अर्थक्वेक की वजह से अगर हो उसे कहा जाता है नेचुरल एक्सटिंक्शन। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज मास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन अकर इन द मास और बल्क, अगर बहुत ज़्यादा मास में या बल्क में एक्सटिंक्शन होता है उसे कहा जाता है। अभी तक 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, हैज़ बीन अकर टिल नाउ। अभी तक जो है वो 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर एक्सटिंक्शन होता है उसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो स्टीलर सी काऊ है रशिया की, या पैसेंजर पिजन है, इनका जो एक्सटिंक्शन हुआ है ड्यू टू ह्यूमन की वजह से ही हुआ है। मैं मास एक्सटिंक्शन की बात करें, जो पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ है जिसे एपिसोड 1 कहा जाता है, ये देखने को मिला है ऑर्डोवेशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड में। ये एक्सटिंक्शन हुआ है 440 मिलियन ईयर एगो पहले। एपिसोड 2 जो है, जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है डेवोनियन पीरियड में, ये एक्सटिंक्शन हुआ है 365 मिलियन ईयर एगो ये हुआ है। थर्ड एपिसोड या थर्ड मास एक्सटिंक्शन जो हुआ है वो परमेशियन एंड ट्रासिक एक्सटिंक्शन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये परमियन एंड ट्रासिक पीरियड के टाइम हुआ है 250 मिलियन ईयर एगो। ये सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन है, इसे बिगेस्ट मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। 80% स्पीसीज जो हैं वो इसमें एक्सटिंक्ट हुई हैं। फोर्थ एपिसोड दैट इज ट्रासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन, क्योंकि ये ट्रासिक एंड जुरासिक पीरियड में एक्सटिंक्शन हुआ है 200 मिलियन ईयर एगो। एपिसोड 5 जो क्रिटेशियस एंड टर्शियरी पीरियड में एक्सटिंक्शन हुआ है 65 मिलियन ईयर एगो की एक्सटिंक्शन है। इसमें 50% स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हुई हैं। डायनासोर की जो एक्सटिंक्शन हुई है वो इसी पीरियड में देखने को मिलती है। इसे क्रस्टेशियस टर्शियरी बाउंड्री या केटी बाउंड्री भी कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं, 5 मास एक्सटिंक्शन बल्क में जो एक्सटिंक्शन हुई है, जिसमें कि एपिसोड थर्ड मास एक्सटिंक्शन जो है वो सबसे बिगेस्ट है एंड सेकंड बिगेस्ट है एपिसोड 5 जो 5th मास एक्सटिंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन के कारण जो है वो बॉडी साइज हो सकता है, जिसका जितना बड़ा बॉडी साइज होगा उसका एक्सटिंक्शन रेट उतना ज़्यादा होगा। लाइफ स्पेन जिसका कम होगा उसका एक्सटिंक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। बायोटिक पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है, बायोटिक पोटेंशियल या फैकल्टी, फैकल्टी का मतलब है जिसमें जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है उसका जो है एक्सटिंक्शन रेट उसका उतना ही ज़्यादा होगा। माइग्रेशन की अगर हम बात करें, फिक्स्ड एनिमल है तो एक्सटिंक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। ट्रॉपिकल लेवल जो टॉप कंज्यूमर होता है उनका क्योंकि नंबर कम होता है तो उनका एक्सटिंक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द हैबिटेट, जो स्टेनिशियस एनिमल होते हैं उनका एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा होता है। एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें, जो स्पेसिफिक एनिमल होते हैं उनका भी एक्सटिंक्शन रेट ज़्यादा होता है। स्टेनिशियस एनिमल की अगर हम बात करें तो स्टीनो वर्ड का मतलब होता है नैरो रेंज एंड यूरी वर्ड इज़ फॉर वाइड रेंज। स्टीनोथर्मल की बात करें तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को कहा जाता है, यूरी थर्मल मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। स्टीनोहेलाइन की बात करें तो नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी एंड यूरी हेलाइन का मतलब वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी। स्टीनोएशियस का मतलब नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट एंड यूरेशियस का मतलब वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। जो नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट में रहते हैं, बहुत कम हैबिटेट में हमें देखने को मिलते हैं और उन्हें कहा जाता है स्टीनेशियस एनिमल, तो उनका भी एक्सटिंक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। सो दीज आर द ससेप्टिबिलिटी फॉर एक्सटिंक्शन, ये सब सस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक्सटिंक्शन के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज कंट्रोल ऑफ इकोसिस्टम। दो तरह के कंट्रोल होते हैं, टॉप डाउन कंट्रोल एंड सेकंड इज द बॉटम अप कंट्रोल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप डाउन कंट्रोल मिलते हैं। अगर हम टॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 की बात करें, टॉपिक लेवल 1 में फाइटोप्लैंक्टन, टॉपिक लेवल 2 पे जू प्लैंक्टन, टॉपिक 3rd लेवल पे हमें स्मॉल फिशेस एंड 4th लेवल पे हमें लार्ज फिशेस देखने को मिलती हैं। अगर हम लार्ज फिशेस का नंबर जो है वो बढ़ा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा, अगर लार्ज फिशेस होंगे तो स्मॉल फिशेस को तो ये जल्दी से खा लेंगे, उनका लेवल जो है फिर कम हो जाएगा।
अगर स्मॉल फिशेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी तो जू प्लैंकटॉन्स जो है वो अपना नंबर जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो जू प्लैंकटॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फाइटोप्लैंकटॉन्स को ये जल्दी से खा लेंगे, इनका नंबर फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो टॉप डाउन कंट्रोल में अगर टॉप को इंक्रीज़ किया जाता है तो डाउन सेकेंड नेक्स्ट उसमें डिक्रीज़, देन इंक्रीज़, देन डिक्रीज़ देखने को मिलता है। इसी तरह से ये लेवल जो है वो हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें बॉटम अप कंट्रोल की, तो बॉटम अप कंट्रोल में सेम हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल 1 पे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस एंड लार्ज फिशेस देखने। बॉटम से अगर हम बात करें तो बॉटम वाले को अगर हम कम कर देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो बहुत कम है, तो फाइटोप्लैंक्टन कम होंगे तो उससे जू प्लैंक्टन भी कम होंगे, जू प्लैंक्टन अगर कम है तो स्मॉल फिशेस भी कम होंगी, स्मॉल फिशेस कम है तो लार्ज फिशेस भी फिर कम होंगी। और अगर हम बढ़ा दें नंबर, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जू प्लैंक्टन का भी इंक्रीज़ होगा, एंड जू प्लैंक्टन का अगर ज़्यादा नंबर है तो स्मॉल फिशेस का भी नंबर फिर ज़्यादा होगा, स्मॉल फिशेस अगर ज़्यादा हैं तो लार्ज फिशेस भी ज़्यादा होंगे। तो बॉटम अप में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिलता है या डिक्रीजिंग देखने को मिलता है। टॉप डाउन में हमें या एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा कम होता है, तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड मोरगेस में। एंड स्पीसीज की बात करें तो थ्रेटन्ड स्पीसीज जो है उनका रिकॉर्ड किया जाता है इस रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में 3 तरह के पेजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, 3 टाइप ऑफ पेजेस, रेड पेजेस, पिंक पेजेस एंड ग्रीन पेजेस। रेड पेजेस में वो एनिमल्स आते हैं या प्लांट्स आते हैं विच आर एक्सपीरियंसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जिन्हें डेंजर होता है एक्सटिंक्शन का, वो आते हैं रेड पेजेस में। पिंक पेजेस में इंक्लूड क्रिटिकली इन डेंजर स्पीसीज आती हैं पिंक पेजेस में। एंड ग्रीन पेजेस पे दो स्पीसीज विच वर फॉर्मली इन डेंजर बट नाउ रिकवर्ड और सेव्ड। ऐसी स्पीसीज जो पहले डेंजर में थी लेकिन अब जो हैं वो सेव हैं या रिकवर्ड हैं, उन्हें वो आती हैं ग्रीन पेजेस में। अब हम बात करते हैं स्पीसीज की, कौन कौन सी स्पीसीज जो हैं वो देखने को हमें मिलती हैं इन रेड डाटा बुक। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, रेयर स्पीसीज एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज। एक्सटिंक्ट का मतलब है कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द ग्लोब, फॉर एग्जाम्पल डोडो बर्ड, पैसेंजर पिजन एंड स्टीलर सी काऊ। तो ये जो हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, ओनली सर्वाइव अंडर द सुपरविजन ड्यू टू कैपिटेटिव ब्रीडिंग। ऐसे स्पीसीज जो कि ग्लोब से एक्सटिंक्ट हो गई है लेकिन हम उसे सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव वहाँ कर रही है, या जू में रख रहे हैं या सुपरविजन के अंडर अगर हम उनको ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उसी एरिया में हमें वो देखने को मिलती है, दैट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ। थर्ड बात करते हैं रेयर स्पीसीज की, वेरी फ्यू पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जो है वो रेयर स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल हवाइन मॉन्क सील है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो राजस्थान एंड गुजरात में ही प्रेजेंट है, वो रेयर स्पीसीज जो हैं वो आते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं थ्रेटन्ड स्पीसीज। थ्रेटन्ड स्पीसीज भी फर्दर 3 तरह की होती हैं, क्रिटिकल इंडेंजर, एंडेंजर स्पीसीज एंड वर्नेबल स्पीसीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्रेटन्ड स्पीसीज में जो टाइप हैं इसके, क्रिटिकल, एंडेंजर स्पीसीज, एंडेंजर स्पीसीज एंड वर्नेबल स्पीसीज। फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल एंडेंजर की। फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, कैन एग्जिस्ट इमीडिएट फ्यूचर। ऐसी स्पीसीज जिनमें हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है या ये फ्यूचर में कभी भी खत्म हो सकते हैं। इन 50% ऑफ पॉपुलेशन कैन एक्सटिंक्ट इन 10 ईयर्स और 3 जनरेशन। मतलब इसका 50% पॉपुलेशन या 10 ईयर में 3 जनरेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हुई हैं। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज इंडेंजर स्पीसीज, फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। क्रिटिकल इंडेंजर में वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन था एंड इंडेंजर स्पीसीज में हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, कैन एग्जिस्ट नियर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, और इनका 20% पॉपुलेशन कैन बी एक्सटिंक्ट इन 20 ईयर और 5 जनरेशन। 20 सालों में इसका 20% पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट होता है, या 5 जनरेशन में इसका जो एक्सटिंक्शन होता है 20% एक्सटिंक्शन इसका देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज वर्नेबल एक्सटिंक्शन, फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो ये भी इनको भी खतरा होता है एक्सटिंक्शन का, कैन एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं
10% ऑफ पॉपुलेशन कैन एक्सटिंक्ट इन 100 ईयर और 10 जनरेशन। तो 100 सालों में इसका 10% पॉपुलेशन का जो है वो एक्सटिंक्ट होता है या 10 जनरेशन में एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। तो ये इंडेंजर स्पीसीज जो है वो कभी भी इन क्रिटिकल इंडेंजर में आ सकते हैं और ये वल्नरेबल स्पीसीज जो है वो इंडेंजर स्पीसीज में भी आ सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं क्रिटिकल इंडेंजर कौन कौन सी स्पीसीज हैं एंड कौन सी स्पीसीज जो हैं वो इंडेंजर हैं एंड वल्नरेबल कौन सी स्पीसीज हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे एनिमल्स में कौन सी हैं एंड देन इसके बाद बात करेंगे प्लांट्स की। तो क्रिटिकल एंडेंजर जो एनिमल स्पीसीज हैं दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुमेट्रन राइनासोर्स, नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, पिग्मी हॉग एंड घड़ियाल को कहा जाता है ग्रेवियलिस, जिसे घड़ियाल कहा जाता है। ये हैं एनिमल की स्पीसीज जो इंडेंजर हैं, क्रिटिकल इंडेंजर हैं। सेकंड हम इसी में बात करेंगे क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट आइलेक्स खासियाना, बर्बेरिस नीलगिरियंसिस, डाइप्टेरोकार्पस। ये प्लांट की स्पीसीज हैं जो कि क्रिटिकल एंडेंजर हैं। सेकंड हम बात करते हैं एंडेंजर स्पीसीज की, जिसमें आते हैं हंगुल, रेड पांडा, वन हॉर्न राइनासोर, बंगाल टाइगर एंड स्नो लेपर्ड। प्लांट की अगर हम बात करें दैट इज निपेंथिस खासियाना, पोडोफाइलम, राउल्फिया सर्पेंटिना, मधुका एंड टेरोकार्पस जो है। तो ये स्पीसीज हैं प्लांट की जो इंडेंजर हैं। थर्ड हम बात करते हैं वर्नेबल की। वर्नेबल एनिमल स्पीसीज दैट इज एशियाटिक वाइल्ड एश, एशियाटिक वाइल्ड बियर, एशियाटिक वाइल्ड याक एंड प्लांट की सेरेशा अशोका है वो वर्नेबल स्पीसीज हैं प्लांट की। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज जो होते हैं हैव बीन एक्सटिंक्ट बट द रीजन इज अननोन। ऐसे स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं लेकिन उनके रीजन का ही पता नहीं है क्यों वो एक्सटिंक्ट हुई है। 3 बैंडेड आर्मेडिलो ब्राजील से, शॉर्ट अर्न्ड रैबिट सुमेत्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। फर्स्ट इसमें है इंस्टिव कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज द एक्सटिव कंजर्वेशन। इंस्टिव कंजर्वेशन जो है वो कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट को कहा जाता है एंड आउटसाइड या ऑफ साइड कहा जाता है एक्सटिव कंजर्वेशन को। इंस्टिव को कहा जाता है ऑन साइड, जिसमें आते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव्स एंड हॉटस्पॉट्स। इसी तरह से एक्सटिव कंजर्वेशन जो है वो 2 तरह की होती है, इन वीवो कंजर्वेशन एंड इन विट्रो कंजर्वेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में अगर हम कंजर्वेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन वीवो कंजर्वेशन की, जिसमें आते हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, एक्वेरियम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सफारी। सेकेंड हम बात करते हैं इन विट्रो कंजर्वेशन, जिसमें आते हैं जीन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड एम्ब्रियो कल्चर। अब 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉटस्पॉट। कंसेप्ट जो हॉटस्पॉट का दिया है दैट इज नॉर्मन मायर ने दिया है 1988 में, और क्राइटेरिया किस जगह को हम हॉटस्पॉट कहेंगे दैट इज इट कवर द 2% लैंड एरिया ऑफ टोटल लैंड, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म यहाँ होना चाहिए। एंडेमिज्म का मतलब है दैट इज जो स्पीसीज सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट हो, तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म जिस जगह पे देखने को मिले उसे हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज वहाँ होनी चाहिए, क्रिटिकल एंडेंजर एंड वर्नेबल स्पीसीज होनी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस भी ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 1500 और 0.5% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स शुड बी एंडेमिक। तो उस वहाँ के जो स्पीसीज है उसमें 1500 स्पीसीज जो है वो एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक जो है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसी जगह में प्रेजेंट स्पीसीज को कहा जाता है एंडेमिक। तो अगर ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल करती है कोई स्पेस तो उसे कहा जाता है हॉटस्पॉट। इनिशियली जो है वो 25 हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में, लेकिन इनिशियली जो 25 हॉटस्पॉट थे वर्ल्ड में, लेटर ऑन इसमें 9 ऐड किए गए तो 34 हो गए एंड 1 मोर ऐड किया गया। अब जो है वो टोटल 35 जो है हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, जिसमें है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हिमालय, निकोबार आइलैंड एंड इंडो बर्मा। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडिया में है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा।
सेकंड हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव का मतलब है धार्मिक आस्था होती है जिसकी पूजा की जाती है। तो पैचेस ऑफ फॉरेस्ट विच आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज ड्यू टू देयर रिलीजियस बिलीव। तो ऐसा फॉरेस्ट या पैचेस ऑफ फॉरेस्ट जिसको लोकल कम्युनिटीज जो है वो प्रोटेक्ट करती है अपनी रिलीजियस बिलीव की वजह से। कटिंग ऑफ ट्रीज, हंटिंग ऑफ एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। तो यहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज और हंटिंग एनिमल करना जो है बिल्कुल मना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो अरावली हिल राजस्थान में है वो एक सेक्रेड ग्रूव है। खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, चंदा, सरगुजा एंड बस्तर एरिया ऑफ एमपी भी एक सेक्रेड ग्रूव है। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र जो है वो भी सेक्रेड ग्रूव ही वहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर। तो नेशनल पार्क नंबर इंडिया में 108 हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 543 इंडिया में प्रेजेंट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 448 है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है इंडिया में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 है। क्योंकि ये नंबर जो है वो चेंज होता रहता है एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड भी होते हैं तो हमें दोनों लर्न होने चाहिए और ताकि हम जो है करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज द एरिया। नेशनल पार्क का जो एरिया है 1.25% है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3.5% एरिया ऑफ टोटल लैंड एरिया का, एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है 0.9% एरिया में है। नेशनल पार्क में रिसर्च, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो नहीं की जा सकती है। एंड फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो हेली नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है, वो फर्स्ट नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रिसर्च या साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो नहीं की जा सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व में रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो परमिशन से किया जा सकता है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड की। वर्ल्ड में जो फर्स्ट नेशनल पार्क है दैट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क, और फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया की बात करें दैट इज हेली नेशनल पार्क, 1936 में बना था ये। पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता, देन इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, अब इसे कहा जाता है रामगंगा नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड की बात करें दैट इज द महिंटले जो अनुराधापुरा श्रीलंका में है। इसे डिक्लेयर किया था अशोका ने, और इसे सबसे पहले साइट किया था अशोका के सन दैट इज अरहंत महिंदा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इवॉल्व अंडर मैव प्रोग्राम के अंडर इवॉल्व होते हैं। मैव का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बायोस्फीयर को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन जो आउटर जोन होती है जिसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, सेकंड इसमें मिडल जोन आती है जिसे बफर जोन कहा जाता है, और थर्ड इसमें आती है कोर जोन। फर्स्ट हम ट्रांजिशन जोन की बात करें तो इसमें टूरिज्म अलाउड होता है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या ट्रेनिंग के लिए यहाँ इस जोन में आया जा सकता है। बफर जोन में भी एजुकेशन, ट्रेनिंग जो है, रिसर्च जो है वो अलाउड होती है। लेकिन जो कोर जोन होती है, नो ह्यूमन एक्टिविटी इसमें अलाउड नहीं होती है, नो डिस्टर्बेंस इसमें किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, दैट इज़ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 1986 में बना था। वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व इज मूरा, द्रावा, डैन्यूब। 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है ये, 5 कंट्री जो हैं इस बायोस्फीयर को कवर करती हैं। 700 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है इस बायोस्फीयर का, इसे अमेज़न ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमस बायोस्फीयर रिजर्व की, जो कि इंडिया के फेमस बायोस्फीयर रिजर्व हैं, दैट इज़ नीलगिरी। ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तक फैला है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। चमोली जो है जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है उत्तराखंड में है। नेकरेक मेघालय में है। सिमलीपाल उड़ीसा। मानस असम। पंचमरी मध्य प्रदेश। शीशलम हिल आंध्र प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। अगस्त्यामलाई केरला। अमरकंटक छत्तीसगढ़। डिब्रू साइखोवा असम। रनन ऑफ कच्छ गुजरात में।
ये थे फेमस बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया की। तो हिली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है, वो उत्तराखंड में है। पंजाब में है हैरिके लेक सेंचुरी या बीर मोतीबाग सेंचुरी। हरियाणा में है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। राजस्थान में है क्योलादेव नेशनल पार्क, सिरस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, लक्ष्मीपुर खीरी नेशनल पार्क, चंद्रा प्रभा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। For your convenience, I have shared the complete PDF on National Park on my Telegram channel. The link is in my description, so check it out. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज बायोम। कंसेप्ट बायोम का दिया है सेल्फर्ड ने और इन्होंने लॉ ऑफ टॉलरेंस भी दिया है। तो कंसेप्ट दिया है बायोम का सेल्फर्ड ने एंड क्लेमेंट्स ने। बायोम जो है वो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को कहा जाता है। बायोम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, टेरिस्ट्रियल बायोम जिसके अंडर आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सेकंड इज द एक्वेटिक बायोम। एक्वेटिक बायोम में फ्रेश वाटर एंड मेराइन आते हैं और टेरिस्ट्रियल बायोम में आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम टेरिस्ट्रियल बायोम की इस तरह से हमारे पास ग्लोब है। इक्वेटर पे हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट एंड आर्कटिक जो है एंड अंटार्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल पे आर्कटिक होता है एंड अंटार्कटिक जो है वो साउथ पोल पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेजर लैंड बायोम की। फर्स्ट हम बात करते हैं टुंड्रा बायोम की। टुंड्रा बायोम जो है वो अबव 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर जो बायोम प्रेजेंट है दैट इज टुंड्रा बायोम, जिसमें आता है आर्कटिक बायोम। ये पोलर डेजर्ट में देखने को मिलता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन जो है वो लो देखने को मिलता है। तो टुंड्रा बायोम भी दो तरह से हमें देखने को मिलता है दैट इज आर्कटिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा जो है बियॉन्ड टिम्बर लाइन का मतलब ट्री लाइन के बियॉन्ड, क्योंकि इससे पहले हमें देखने को मिलता है टेम्परेट रीजन और टेम्परेट रीजन में ट्री प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो टेम्परेट रीजन से जैसे ही हम अल्पाइन रीजन की तरफ जाते हैं या आर्कटिक रीजन की तरफ जाते हैं तो ट्री जो है वो डिक्लाइन करते हैं, मतलब बिल्कुल भी ट्री जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। तो उसे कहा जाता है बियॉन्ड टिम्बर लाइन या ट्री लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्री लेस बायोम इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्री प्रेजेंट नहीं होते हैं। सॉइल परमानेंटली कवर्ड विद आइस, यहाँ की जो सॉइल होती है उसमें बर्फ से ही वो ढकी होती है जिसे हम पर्मा फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। इस तरह की मिट्टी को कहा जाता है पर्मा फॉरेस्ट सॉइल। और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं हेकिस्टोथर्म वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉसिस होते हैं, लाइकन होते हैं और ग्रासेस इसमें देखने को मिलते हैं। नो स्मॉलर एनिमल फाउंड, यहाँ इस रीजन में हमें छोटे एनिमल्स नहीं देखने को मिलते हैं। और अल्पाइन टुंड्रा की बात करें इन आर्कटिक रीजन में प्रेजेंट होता है। सम ट्री आर फाउंड इन दिस रीजन, थोड़े बहुत ट्री जो है अल्पाइन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हैवी रेनफॉल होता है। फाउंड एट हाई माउंटेन नियर द म्यांमार बॉर्डर के पास ये देखने को मिलता है। तो इसमें जो ट्री प्रेजेंट होते हैं जैसे रोडोडेंड्रोन हो गया, वेजिटेशन में मॉसिस या फर्न्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं टियागा बायोम और इसे कोनिफरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है या बोरल फॉरेस्ट कहा जाता है। लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल बायोम ये है। फाउंड बिटवीन द 50 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बिलो द नॉर्थ पोल के नीचे जो देखने को हमें ये मिलता है। विंटर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। कोल्ड एंड समर शॉर्ट एंड कूल। डोमिनेटेड बाय द नीडल लीफ प्लांट इसमें देखने को मिलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नीडल लीव्ड फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। एवरेज जो रेनफॉल होता है 40 to 100 डिग्री सेंटीमीटर पर ईयर देखने को मिलता है। इसमें हमें जो ट्री देखने को मिलते हैं दैट इज पाइन, फिर, देवदार या स्प्रू देखने को मिलते हैं। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। इन टेम्परेट रीजन पे हमें ये देखने को मिलता है बिटवीन 40 to 60 नॉर्थ लैटिट्यूड में प्रेजेंट होता है। रेनफॉल इसमें 100 to 250 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। डोमिनेटेड बाय द
ब्रॉड लीव ट्री से ये डोमिनेटेड होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट इसे कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है क्वैकस, जिसे ओक या मेपल जो ट्री होते हैं ये हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं दैट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है नियर द इक्वेटर हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इसमें प्रेजेंट होती है और मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन भी होती है, मतलब लेयरिंग देखने को मिलती है। इस तरह से हमें टॉप स्ट्रेटा में ट्रीज देखने को मिलते हैं और मिडल जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें श्रब देखने को मिलते हैं। बॉटम जो स्ट्रेटा होता है उसमें हमें हर्ब देखने को मिलते हैं। तो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है 300 to 400 सेंटीमीटर पर ईयर इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ हम बात करते हैं दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है नियर द इक्वेटर नॉर्थ एंड साउथ रीजन के नियर हमें देखने को मिलता है। तो एवरेज रेनफॉल इसमें 170 सेंटीमीटर पर ईयर होता है और वेजिटेशन इसमें प्रेजेंट होती है टेक्टोना ग्रैंडिस जिसे टीक कहा जाता है, सोरिया रोबस्टा जिसे साल कहा जाता है, डायोप्टेरोकार्पस ये होता है। सिक्स्थ हम बात करते हैं दैट इज चैपरल बायोम। बिटवीन द 30 to 40 नॉर्थ टू साउथ ये प्रेजेंट होता है। हार्ड लीव्ड एंड स्मॉल लीव्ड प्लांट इसमें देखने को मिलते हैं। स्क्लेरोफिलस प्लांट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ड्राउट एंड फायर रेसिस्टेंट ये प्लांट होते हैं। नो रेनफॉल इन समर, विंटर में इसमें रेनफॉल देखने को मिलता है और एवरेज रेनफॉल 30 to 50 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। इसमें जो हमें प्लांट देखने को मिलते हैं दैट इज यूकलिप्टस एंड यूका ट्री इसमें देखने को मिलते हैं। सेवन्थ हम बात करते हैं डेजर्ट बायोम। बिटवीन 150 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू साउथ रीजन में प्रेजेंट होता है। वेरी लो प्रेसिपिटेशन या 20 सेंटीमीटर पर ईयर इसमें रेनफॉल देखने को मिलता है। वेरी लो फ्लोरा एंड फौना इसमें प्रेजेंट, बायोडाइवर्सिटी मिनिमम होती है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट साउथ एशिया में ये होता है एंड लद्दाख भी जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट की बात करें तो सहारा एंड थार जो है वो हॉट डेजर्ट है। एट्थ हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, दो तरह के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। यहाँ एवरेज रेनफॉल जो है 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। इस ऑल्सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज ऑल्सो नोन एज स्वाना बायोम इसे कहा जाता है। और स्वाना बायोम का मतलब है कि जो ग्रासेस होते हैं इस तरह से ग्रासलैंड देखने को मिलता है एंड बीच बीच में जो है वो ट्री भी अगर हमें देखने को मिलते हैं तो उसे कहा जाता है स्वाना बायोम। ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्री, इसमें ग्रास दैट इज डाइचेंटियम, फ्रेगमेटीज एंड ट्रीज देखने को मिलते हैं, जिजीफस, अकेशिया एंड यूकलिप्टस। इसी तरह से टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड में ट्रीज जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। इस पे एग्जांपल है प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, पैम्पर्स साउथ अमेरिका में है, स्टेपीज रशिया एंड यूरोप में है, वेल्डर्स साउथ अफ्रीका में है, टुसॉक्स न्यूजीलैंड में है। इस तरह से ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम जो है वो देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।